तो छात्रों, आज हम गद्य भाग में पाठ संख्या 7 पढ़ेंगे, जहाँ कोई वापसी नहीं, और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इस पाठ में मुख्य तौर पे यह बताया गया है कि आज के समय में विकास के नाम पर और उन्नति के नाम पर प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। आए दिन पेड़ पौधों को काटा जाता है और उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति का विनाश होता है और पर्यावरण में बहुत सारे संकट उत्पन्न होते हैं। उद्योग धंधों के नाम पर लोगों को उस स्थान से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। लोग अपने परिवेश से हटकर दूसरे जगह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दो समस्याओं पर इस पाठ में खास तौर पर ध्यान दिया गया है, प्रकाश डाला गया है। एक तो औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो उन्नति के नाम पर कार्य हो रहे हैं, उससे पर्यावरण को किस प्रकार से संकट पहुंच रहा है, और दूसरा विस्थापन की समस्या, माइग्रेशन की समस्या, अर्थात सरकार के प्रोजेक्ट के तहत लोगों को अपनी घर, ज़मीन, जायदाद, प्राकृतिक परिवेश सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे जगह महानगरों में जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन समस्याओं के ऊपर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। तो जहाँ कोई वापसी नहीं, इस पाठ का नाम दिया गया है, शीर्षक दिया गया है। अर्थात ऐसे स्थान पर लोग चले जाते हैं जहाँ से वो वापस लौटकर अपने स्थान पर नहीं आ सकते हैं। और जिस राह पर, जिस प्रगति और उन्नति के राह पर हमारा देश चल रहा है, जिस विकास के रास्ते पर, और प्रकृति को हम आए दिन नुकसान पहुँचाते चले जा रहे हैं, वापस लौटकर हम इसका भरपाया नहीं कर सकते हैं। प्रकृति को पहले की भांति बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए विकास के नियमों में बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक है। विकास के साथ साथ, उन्नति के साथ साथ हमें प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में भी नीतियाँ बनानी चाहिए, नियम बनाने चाहिए और उसके लिए कार्य किए जाने चाहिए। इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है इस पाठ में। इस पाठ में देखिए, लेखक जो है एक बार सिंगरौली जाता है। सिंगरौली में नवा गाँव नामक क्षेत्र है और नवा गाँव के अंदर बहुत सारे गाँव हैं। उन्हीं में से एक गाँव का नाम है अमझर। अमझर गांव का नाम रखा गया है क्योंकि उस गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं और उन आम के पेड़ों से अक्सर आम के फल जो है वो पककर झरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इसी कारण उस गांव का नाम अमझर रखा गया है। परंतु जब से अमरौली प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने यह घोषणा की है कि वहाँ से लोगों को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और दूसरे जगह उनको रहना पड़ेगा, ताकि अमरौली जो गाँव है, उस अमरौली प्रोजेक्ट के तहत अमझर नामक जो गांव है उसको सरकार इस्तेमाल करना चाहती है उन्नति के लिए, विकास के लिए। बहुत सारे निर्माण कार्य वहाँ होने वाले हैं। जब से ये घोषणा हुई है तब से वहाँ आम के पेड़ों पर आम तो लगते हैं परंतु आम झरते नहीं हैं, आम गिरते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी प्रकृति ने एक तरह से अभियान छेड़ दिया है इंसान के लिए। एक तरह से अनशन पर बैठी हुई है प्रकृति। वह बहुत ही मायूस है और निराश है क्योंकि इंसान उसका साथ छोड़कर जा रहा है। लेखक पहली बार इस तरह का नज़ारा देखता है। इससे पहले वह देख चुका था कई तरह के आंदोलन जिसमें लोग जो है वह पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ पे प्रकृति जो है वह लोगों के जाने से बहुत ही निराश थी और दुखी थी। पहली बार इस प्रकार का नज़ारा लेखक देखता है। लेखक आगे उस गांव में जाता है तो गांव में उसे बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ चारों तरफ खेत की फसलें हैं, खेतों में पानी लगा हुआ है और वहाँ महिलाएं जो है एक पंक्ति में खड़ी होकर धान की रुपाई कर रही हैं। इन सारे नज़ारों को वह देखता है और अंदाज़ा लगाता है कि यही जो औरतें आज धान की रुपाई कर रही हैं अपने खेतों में, एक दिन यह मजबूर हो जाएंगी, इनको यह अपना घर और ज़मीन और खेत छोड़कर जाना पड़ेगा और ये किसी महानगर में सड़कों के किनारे पत्थर तोड़ती नज़र आएंगी। तो इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही दुखी है और निराश है। वो अंदाज़ा लगाता है कि आने वाले समय में ये किसी झुग्गी झोपड़ी में रहेंगी, इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से लोगों का भविष्य पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है और अपने ही देश में रहने वाले ये लोग आधुनिक शरणार्थी की तरह दूसरे जगह रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शरणार्थी अर्थात जो बाहर से आए हुए लोग जिनको शरण दिया जाता है अपने देश में, परंतु अपने ही देश के लोग जो हैं वह शरणार्थी के रूप में अपना समय व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि औद्योगिकरण के नाम पे, उद्योग धंधों के नाम पर उनको सरकार वहाँ से हटा रही है, उस स्थान को खाली करवा रही है और दूसरे स्थान पर उनको भेज रही है, जिसकी वजह से वह शरणार्थी के रूप में
महानगरों में, किसी स्लम्स एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इन समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है इस पाठ में। और आगे लेखक यह बताते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो देश की आज़ादी के पश्चात जो पूर्वजों ने जिस प्रकार के नीति और नियमों का इस्तेमाल किया है देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, पश्चिमी देशों का जो नकल किया है, यह पूर्ण रूप से गलत है। पश्चिमी देशों का नकल करते हुए हम जिस प्रकार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से प्रकृति का विनाश हो रहा है, पर्यावरण में बहुत सारे संकट उत्पन्न हो रहे हैं, प्रदूषण फैलता चला जा रहा है, मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन खत्म सा हो गया है। मानव और प्राकृतिक जो संबंध था, मानव और संस्कृति और मानव का जो संबंध संस्कृति और सभ्यता के साथ था, जिसमें मानव अपनी संस्कृति और सभ्यता का पालन करते हुए प्रकृति की रक्षा भी करता था, वह पूर्ण रूप से नष्ट होता चला जा रहा है। इसको लेकर के वह बहुत ही दुखी है। और उसमें प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गाँव में सुनापन क्यों है? तो अमझर शब्द का अर्थ है आमों का झरना। अमझर नामक एक गांव था जहां पे बहुत सारे आम के पेड़ थे। उन आम के पेड़ों पर से आम झरते रहते थे, जिसकी वजह से उस गांव का नाम अमझर रखा गया था। अमझर गांव में सुनापन क्यों है? अमझर गांव में अमरोली प्रोजेक्ट के तहत वहां के लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम के पेड़ जो है वो बहुत निराश हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, और अब वहाँ आम के पेड़ों पर से आम झरना बंद हो चुका है, इसलिए वहाँ सुनापन है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन लोगों को कहा गया है जो लोग अपने घर, जमीन, जायदाद और अपने प्राकृतिक क्षेत्र और इलाके को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे जगह जाकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में अपना समय व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उद्योग धंधे के नाम पर और उन्नति के नाम पर उनका जीवन पूर्ण रूप से नर्क बना दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए आधुनिक शरणार्थी, नए शरणार्थी का इस्तेमाल किया गया है आधुनिक भारत में। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है, जो माइग्रेशन होता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे अगर भूकंप आता है, जलजला आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो कुछ समय के लिए लोग अपने घरों से दूर हो जाते हैं। जैसे ही प्राकृतिक आपदाएं समाप्त हो जाती हैं, सामान्य स्थिति आती है, लोग अपने अपने ज़मीन जायदाद पे वापस आते हैं, अपने घरों का निर्माण फिर से करते हैं और रहने लगते हैं। परंतु औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है, उद्योग धंधों के नाम पर जो विस्थापन किया जाता है, लोगों को हटाया जाता है, उसमें लोग हमेशा के लिए अपने ज़मीन जायदाद और अपने क्षेत्र से पूर्वजों के दिए हुए संपत्ति को हमेशा के लिए गंवा देते हैं, हमेशा के लिए छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें लोगों का सीधा जो प्रकृति के साथ जो संबंध है वो हमेशा के लिए टूट जाता है। लोग चाह करके भी अपने ज़मीन और जायदाद को वापस नहीं पा सकते हैं। ये अंतर है दोनों में। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं पूर्ण रूप से भिन्न है। जैसे कि यूरोप में जो प्रकृति का संबंध है वह वहाँ के भूगोल और मानव के बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रश्न है, परंतु भारत में प्रकृति की रक्षा जो है पूर्ण रूप से लोगों की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। लोगों के संस्कृति और सभ्यता में ही प्रकृति की रक्षा मौजूद है। इस प्रकार से दोनों में भिन्नताएं हैं। लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि भारत की आज़ादी के पश्चात हमारे जो पश्चिम सत्ताधारी लोग हैं, जिन्होंने भारत को पे शासन किया हुआ है, जिन राजनीतिक नेताओं ने, उन्होंने विदेशी उन्नति के मॉडल को चुराया है, उसका नकल किया है और उसी का नकल करके देश को उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से हमारे प्रकृति का पूर्ण रूप से विनाश हो गया है, पर्यावरण नष्ट हो चुका है, लोगों का संस्कृति और सभ्यता से नाता टूट सा गया है। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उन्नति का मार्ग अपनाना तो उचित है, उन्होंने ठीक किया, देश की उन्नति बहुत ही आवश्यक है, उन्नति होनी चाहिए, लेकिन उन्नति के साथ साथ प्रकृति की रक्षा भी होनी चाहिए। परंतु प्रकृति की रक्षा के ऊपर कभी भी लोगों का ध्यान नहीं गया और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि आज हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण में बहुत सारी आपदाएं तथा संकट उत्पन्न हो रहे हैं। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? औद्योगिकरण के वजह से आए दिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे पेड़ पौधों को काटा जाता है और पेड़ पौधों को काटे जाने की वजह से जो
प्रदूषण की मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है, ओजोन की परत में छेद होती चली जा रही है, और भूताप जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी धरती का जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है। नित नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों का जीवन जो है वह संकट से भरता चला जा रहा है। और इस प्रकार से ये मुख्य जो प्रश्न थे इसमें वह समाप्त हो चुके हैं। आशय स्पष्ट कीजिए है जिसमें कि अर्थ स्पष्ट करना है, जो कि आसान है, आप स्वयं कर सकते हैं इसको। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, अर्थात आदमी का सीधा संबंध पेड़ पौधों के साथ में है। अगर प्रकृति के साथ मानव का संतुलन नहीं बना रहेगा तो मानव का इस धरती पर रहना नामुमकिन हो जाएगा, जीवन मुश्किलों में पड़ जाएगा। प्रकृति और इतिहास के बीच का यह गहरा अंतर है, अर्थात प्रकृति और इतिहास में जो एक आज के समय में औद्योगिकरण की वजह से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले प्रकृति और इंसान आपस में मिले जुले हुए थे और दोनों में अच्छा संबंध था। प्रकृति की रक्षा इंसान की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई थी, परंतु आज के समय में दोनों में दूरियां पैदा हो गई हैं। इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रकृति का विनाश करता चला जा रहा है। इस प्रकार ये पाठ का सारांश तथा प्रश्नों के ऊपर हमने पूरा चर्चा कर लिया है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखें और मेरे पास भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।